नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट इंडिया कनेक्ट में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपने 8 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां की उनको भी गिनवाया। मीडिया के सामने प्रदेश में 8 साल पूरे होने वाले हैं मनोहर सरकार के। तो 27 अक्टूबर को मंगल सेन की जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही। सीएम ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है उसको लेकर भी बात रखी है, जानकारी दी है मीडिया के समक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर शमशेर सिंह जुड़ गए। शमशेर सिंह, जैसे कि हम लोगों ने देखा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुनी है और सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर किया। बिल्कुल। देखिए दीपाली, जैसा कि पहले से ही इस बात को लेकर अपडेट आ रहा था कि 8 साल मनोहर सरकार के कार्यकाल के पहले 5 साल वो जिसमें बीजेपी की सरकार रही और अब के 3 साल जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। 3 साल ये कुल मिलाकर दोनों जो टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो दोनों के 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 27 तारीख जो है वो उनके कंप्लीशन डेट है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। हरियाणा भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कौन से ऐसे बड़े काम जो है सरकार की तरफ से किए गए उनके बारे में बताया गया। इसके अलावा और भी छोटे बड़े जिन कामों को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या कामकाज किए गए उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। सबसे पहले शुरुआत उनकी तरफ से परिवार पहचान पत्र को लेकर की गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसके माध्यम से सरकार का प्रयास है कि ये जाना जाए, ये पहचान की जाए कि किस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि अक्सर इस बात को लेकर सवाल उठता है कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन लोगों को क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अंत्योदय की जो बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक का उदय हो, कैसे आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए, उसमें परिवार पहचान पत्र एक बड़ा माध्यम बन रहा है। साथ में सीएम ने यह भी कहा कि हमारी इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर दूसरे राज्यों से भी संपर्क साधा जा रहा है। दूसरे राज्य भी हमसे बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो योजना लागू की है किस प्रकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि 1,80,000 रुपए से कम आमदनी वाले जो लोग हैं उन परिवारों का आर्थिक स्तर कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उन लोगों की आर्थिक स्थिति को और इस स्थिति में लाया जाए कि उन लोगों को बाकी किसी तरह के फिर जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, अन्य प्रकार के जो आरक्षण के मसले होते हैं, उनको लेने की बात जब आती है तो उनकी जरूरत ना पड़े। लेकिन आज इस परिवार पहचान पत्र योजना के बाद जो योजना का जिक्र करते हुए सीएम की तरफ से यही कहा गया कि हमारा प्रयास यही है कि हम आखिरी व्यक्ति का उदय करें। इसके अलावा उनकी तरफ से और कई महत्वपूर्ण बड़ी योजनाओं का जिक्र किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 60-40 का रेशियो, 60% जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, 40% जो है राज्य सरकार मदद करती है। तो हमारा यह प्रयास है कि व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उसकी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पहचान हो पाएगी और यह पता लग पाएगा कि कौन व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आता है, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भी आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलना चाहिए। हमने भी सवाल पूछा कि ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन तरीके कहा, क्योंकि इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तो योजनाओं की बात की गई, लेकिन इसके अलावा जो बात की गई वो करप्शन को लेकर, क्राइम को लेकर, कि करप्शन और क्राइम को कैसे घटाया जाए हरियाणा में। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम अक्सर एक बात कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। और जो नौकरियों में धांधली को लेकर पहले आरोप लगते थे कि किसी ईमानदार कोई व्यक्ति बेईमानी के जो है भरोसे कहीं ना कहीं किसी और पैसे देकर, मंत्रियों की सिफारिश से तमाम तरह की चीजें जो है अमल में लाई जाती थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए। चंडीगढ़ में जमावड़ा रहता था। और इसके साथ साथ ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी को हमने ऑनलाइन किया है। इसके पीछे मकसद यही है कि जितनी ज्यादा सरकारी डिपार्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी होगी उतना लोगों को भरोसा बढ़ेगा सरकार पर। और इसलिए उन्होंने एक बात कही कि गरीब लेकिन मेरिटोरियस जो विद्यार्थी थे, जो लोग थे, उनको नौकरियां मिली तो लोगों में भरोसा बढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ऐसा होता था कि 3 को अगर नौकरी सिफारिश से मिल जाती थी तो बाकी 10 लोग नाराज हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि अगर किसी बेहतर छात्र को, बेहतर उम्मीदवार को नौकरी मिलती है तो फिर दूसरे लोग ये कहते हैं कि हाँ, पढ़ाई में अच्छा था, इंटेलिजेंट था, इसलिए उसको नौकरी मिली है, इसलिए नाराजगी नहीं होती है।
इसी तरह से जो पॉलिसी को ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जिक्र किया कि मंत्रियों के चक्कर काटते रहते थे, वो तमाम चीजें बंद हो रही हैं। तो ये चीजें जितनी ज्यादा बेहतर होंगी, और कहा कि बिल्कुल। जो कोचिंग सेंटर्स होते थे पहले, वहां पर पढ़ने वाले छात्र नहीं आते थे, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती कि रातों रात तक अपने बैच का इंतजार करते रहते हैं। ये तमाम चीजें जो सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ाती हैं, ये सीएम की तरफ से कहा गया। दीपाली, बिल्कुल शमशेर सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे कई बार जो है मनोहर सरकार की ओर से जनता दरबार जो है वो लगाते आए हैं, जनता दरबार लगाया गया है। कई बार लोगों की समस्याएं जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार तक नहीं पहुंच पाती, आला अधिकारी जो बीच में बैठे हैं वो उनका मीडिएटर का ऐसे तौर पर जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। तो जनता दरबार लगातार लगाया जाता रहा है हमेशा से, ताकि लोगों की सभी समस्याओं का निदान हो सके। बिल्कुल इस प्रकार की पहल जो है पहले की सरकारों में भी दीपाली होती रही है कि लोगों के बीच में जाकर मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उनकी बात को सुने। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से भी इसको प्लानिंग की तहत आगे बढ़ाया गया। मनोहर सरकार की तरफ से इसको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया गया। आम जन के सामने जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, जो मंत्रियों, अधिकारियों या फिर और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके चलते उन्हें परेशानियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए अगर आम जन के बीच में कोई नेता, कोई मंत्री जाता है तो बेहतर, अच्छी बात है। और इस प्रकार के जो जनता दरबार लगाए जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि आम आदमी को जो परेशानियां सामने आ रही हैं, कोई दबंग व्यक्ति उन्हें तंग तो नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी उनके काम की अवहेलना तो नहीं कर रहा है, किसी दफ्तर में हम काम करवाने जाते हैं। इसी प्रकार का सवाल हमने भी किया था कि हमने जब पूछा कि जब कोई व्यक्ति जो है गरीब तबके का व्यक्ति है और उसको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं मिलती हैं, तो निजी अस्पताल जाकर इलाज कराना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नाम बताइए, उनके खिलाफ एक्शन लेने का मैं काम करूंगा। तो ये एक विश्वास, एक भरोसा इसलिए लोगों में बढ़ता है कि डायरेक्ट अगर कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है कि भाई अगर किसी ने गलत किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और मंचों से अक्सर बात कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो उनका मानना था कि सरकार अगर इस तरह से काम करती है तो विश्वास और ज्यादा सुदृढ़ होता है, और आने वाले 2 सालों में भी इसी तरह से काम हम करते रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। दीपाली, बिल्कुल शमशेर सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अलावा उन्होंने 4-5 ऐसी चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस किया है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ऐसी तमाम चीज़ों पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है जो लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाए। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये वो बड़े मसले हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, सरकार किसी पार्टी की रही हो। रोजगार को लेकर जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के तहत सरकार का मानना है कि हम काम कर रहे हैं। बिजली को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमारा मकसद ये है कि पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिले। पहले क्या था कि कुछ गांव में जहां पर पावर हाउसेस लग जाते थे, उन्हीं गांव को 24 घंटे बिजली मिलती थी, और ये भी कहा कि क्या पता पहले मिलती थी कि पूरी नहीं मिलती थी, उसमें भी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन हमने एक प्रयास किया, महारा गांव जगमग गांव योजना हम लेकर आए। उस महारा गांव जगमग गांव योजना के माध्यम से हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। और 5,500 से ज्यादा गांव को जो है बिजली अब मिल रही है 24 घंटे, और बाकी जो बचे हुए गांव उनको भी इस 2023 के मार्च तक उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसके पीछे उन्होंने ये भी कहा कि हमने लोगों को अवेयर किया, ये भी कारण बताया। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि अवेयर करने के साथ साथ हम सख्ती भी बरत रहे हैं। सख्ती बरतते हुए भी लोगों को कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि उन लोगों को जो है सरकार की इन योजनाओं का, सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिले, लेकिन कोई बेईमानी ना करे, इस पर हमारा फोकस है। और इसीलिए लगातार हम काम कर रहे हैं, और इस भरोसे ही जनता के बीच में हम जा रहे हैं। दीपाली, इसके अलावा शमशेर सिंह, जैसे कि ये बात भी कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कि 550 पद जो हैं मेडल विनर्स के लिए सुनिश्चित किए जाएंगे। देखिए, स्पोर्ट्स को लेकर कहा कि 550 पद जो है हमने सुरक्षित कर दिए हैं। स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये खेल नीति की बात वो कर रहे थे दीपाली, जो प्रदेश की खेल नीति, उसको लेकर एक सवाल पूछा गया कि इस खेल नीति को लेकर आप क्या मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी खेल नीति की चर्चा देश भर में है। अक्सर एक सवाल जब भी हम कहीं जाते हैं पूछा जाता है कि हरियाणा में ऐसा क्या है जिसके चलते जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ का यूथ है, यहाँ के स्पोर्ट्समैन जो हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं और पदक जीत कर लाते हैं। और इसी के चलते पूरे देश में हरियाणा को पदकों का एक हब माना जाता है। तो ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे वजह यह है कि हमारी जो खेल नीति है, जिसको हमने पहले की सरकारें जैसे बात करती थी हमारी खेल नीति अच्छी खेल नीति, उन्होंने कहा इसको हमने और बेहतर किया है। हमने 500 से ज्यादा पद सुरक्षित कर दिए हैं। इसके साथ साथ ग्रुप डी को लेकर कहा कि 10% वहां पर रिजर्वेशन किया गया। ग्रुप सी में भी 3% का आरक्षण दिया गया। और ये हर साल जो है मिलेगा। जो खिलाड़ी
खेलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ग्रुप सी के लिए बिल्कुल। 3% आरक्षण है, ग्रुप डी में खिलाड़ियों को 10% का आरक्षण है और 550 पदों का जिक्र किया। ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम है, इसका फायदा खिलाड़ी लें और अगर जरूरत पड़ी तो इसको बढ़ाया जाएगा। और ये भी कहा कि हमारा तो ये भी प्रयास है कि सारे के सारे पद तुरंत भर जाने चाहिए। बिल्कुल। खेल नीति को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का जिक्र दूसरे राज्यों में होता है और इसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो हम बताते हैं कि हमारी इस नीति का बेहतर जो परिणाम है वो क्यों सामने आ रहा है। दीपाली, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सीनियर एंकर जुड़े थे शमशेर सिंह, उन्होंने तमाम जानकारी दी, क्या कुछ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा एक ब्रीफिंग हमारे दर्शकों को बताया। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।